Hello friends, welcome to my channel Smart Concept. Today we will discuss class 10th NCERT book chapter 3 metal non-metal का सब टॉपिक How do metals and non-metals react. तो मेटल एंड नॉन मेटल का रिएक्शन के पीछे मुख्य कारण क्या है, इस चीज़ को साइंटिस्टों ने बहुत सारा स्टडी किया, बहुत सारा कंपैरिजन किया कि कुछ तो रिएक्ट करते हैं और कुछ बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं, रिएक्शन ही नहीं करते हैं। जो रिएक्शन नहीं करते हैं उनका क्या प्रॉपर्टी है, जो रिएक्शन करते हैं उनका क्या प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि जो हमारा नोबल गैसेस हैं, हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, और उनका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं तो देखते हैं कि उनके वैलेंस सेल जो है, आउटर मोस्ट सेल जो है, वो कम्प्लीटली फिल्ड होता है। अब जैसे हीलियम को ले लिया जाए तो हीलियम का एक ही सेल बनता है जो कि के सेल है, और के सेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है और उसका वो पूरा फिल्ड है। उसी तरह नियॉन का देखते हैं तो नियॉन का 2 सेल बनता है, के और एल जो है आउटर मोस्ट सेल उसका हुआ, और जिसमें कि 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका भी 8 कंप्लीट है। उसी तरह आर्गन का वैलेंस सेल एम बना और जिसमें कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका भी 8 कंप्लीट है। तो ये हम लोग देख रहे हैं नोबल गैस का कि जो रिएक्शन नहीं करता है और उसका आउटर मोस्ट वैलेंस सेल जो है वो कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है। तो एक ग्राउंड हमारा बना कि फिर दूसरे का हम देखते हैं जो रिएक्शन करते हैं। तो रिएक्शन करते हैं तो ऐसे में मेटल्स का जब हम स्टडी करते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो सोडियम के आउटर सेल में हम देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम का 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम का 3 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम का 1 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम का 2 इलेक्ट्रॉन है। फिर हम स्टडी करते हैं नॉन मेटल्स का। तो नॉन मेटल्स का देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का लास्ट में 6 है, नाइट्रोजन का हमारा 5 है, फास्फोरस फ्लोरीन का हमारा 7 है, फास्फोरस का 5 है, सल्फ़र का 6 है, क्लोरीन का 7 है। तो ये जो कंपैरिजन है हमारा, इस कंपैरिजन पर हम लोग एक चीज़ पाते हैं कि क्या सभी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं, और ये पाते हैं कि हाँ, सारे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पाना चाहते हैं। अब जैसे कि सोडियम यदि अपना 1 इलेक्ट्रॉन को हटा देता है तो उसका आउटर मोस्ट फिर आपका एल सेल बन जाएगा, जबकि अभी एम सेल है, एल सेल बन गया, और एल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन उसका आ जाएगा। उसी तरह मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन को हटा दे तो उसका भी 8 हो जाएगा। एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन हटा दे तो 8 हो जाएगा। पोटेशियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन हटा दे तो 8 हो जाएगा। कैल्शियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन हटा दे तो 8 हो जाएगा। वहीं नॉन मेटल में हम देखते हैं कि यदि नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन अगर मिल गया तो इसका 8 कंप्लीट हो रहा है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो 6 और 2 8 हो जाएगा। फ्लोरीन का 7 है, 1 और मिल गया तो 8 बन गया। फास्फोरस का 5 है, और 3 मिल गया तो इसका 8 बन जाएगा। सल्फ़र का 6 है, 2 मिल गया तो 8 बन जाएगा। क्लोरीन का 7 है तो 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो 8 बन जाएगा। तो नोबल गैस
जो है वो नॉन रिएक्टिव है, क्योंकि आपने देखा कि सबके आउटर मोस्ट वैलेंस सेल जो है फिल्ड है। नोबल गैस आर नॉन रिएक्टिव बिकॉज देयर आउटर सेल वैलेंस सेल कंप्लीटली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पर हम किसी का रिएक्शन से रिलेटेड देख रहे हैं कि रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का लेना देना मेन कारण है। तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स, according to electronic configuration of metals, they have surplus electron to fulfill their noble gas configuration, so they want to release them. अब सोडियम का आपका एटॉमिक नंबर जो है 11 है, सोडियम का 11 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूप में सेल में अगर हम इलेक्ट्रॉन को सजाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा बाहर में एक इलेक्ट्रॉन है। यदि ये इलेक्ट्रॉन को बाहर वाला को निकाल दिया जाए तो हमारा जो सोडियम का बनेगा कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जिस पर कि माइनस चार्ज होता है। यदि ये निकलता है तो हमारा यहाँ पर प्रोटॉन जो है वो भी 11 है, प्रोटॉन 11 है, इलेक्ट्रॉन भी -11 है, ये +11 है। तो इस तरह हमारा एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। मगर प्रोटॉन तो हमारा न्यूक्लियस में है, जो जहाँ है वहीं पर पड़ा हुआ है, तो उसका प्लस चार्ज तो है 11। मगर हमारा इलेक्ट्रॉन हट जाने से क्या हुआ कि अब हमारे पास माइनस चार्ज केवल 10 ही रह गया, और इसके चलते रिजल्ट जो आया जो हमारा ओ +1 चार्ज के रूप में शो करता है। और इस तरह ये सोडियम आयन के रूप में बन गया, जिसको कि प्लस चार्ज वाला आयन को कैटायन बोलते हैं। वहीं पर नॉन मेटल को अगर हम लोग चेक करें, नॉन मेटल को चेक करें, जैसे कि मान लीजिए कि क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, प्रोटॉन यहाँ पर +17 होगा, इलेक्ट्रॉन भी -17 होगा। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बनाते हैं तो आप देखें कि इसके आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक डेफिशिएंट है। अगर एक इसको मिल गया तो क्या है कि ये अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इसको मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लेन देन का काम हो रहा है, सोडियम देना चाहता है, क्लोरीन लेना चाहता है। तो ऐसे में क्या है कि ये
यहाँ पर रिएक्शन खूब अच्छी तरह से हो जाता है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बना कि एक इलेक्ट्रॉन लेने से प्रोटॉन तो आपका 17 ही रह गया, मगर इलेक्ट्रॉन जो है वो -18 हो गया, और इसके चलते रिजल्टेंट चार्ज जो है वो -1 हो गया। तो क्लोरीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज के रूप में शो करता है, और इसको बोलते हैं एनायन। ये भी एक आयन के रूप में हो गया। तो यहाँ पर एनायन के रूप में आपका बन गया। अब आप देखें, ये जो आयंस बना वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के रूप में बिहेव करता है, और पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्शन का फोर्स आपको लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम एंड क्लोराइड आयन बीइंग अपोजिटली चार्ज attract each other and are held by a strong electrostatic force of attraction to exist as sodium chloride. Sodium chloride. तो दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, आपस में दोस्ती हो गया। दोस्ती के पीछे कारण क्या हुआ कि पहले मेटल के रूप में जो सोडियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन को त्याग करके पॉजिटिव चार्ज आयन जो कैटायन के रूप में बना, और क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और नेगेटिव चार्ज आयन एनायन के रूप में बन के एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के रूप में हो गया। और इन दोनों के बीच में फिर क्या हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के चलते एक अट्रैक्शन का फोर्स लगा, और दोनों एक दूसरे का गठबंधन हो गया, एक तरह से दोस्ती हो गया। तो रिएक्शन के पीछे कोई भी चीज़ जो है वो उसके पीछे है कि जब तक की ज़रूरत ना हो तो क्यों रिएक्ट करेगा। यहाँ पर सोडियम को आप देखें कि उसको ज़रूरत है, एक त्यागने से ही उसको नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, और क्लोरीन को एक पाने से ही नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। यहाँ पर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक तरह से समझ लीजिए कि वो राजा है, और सब कोई राजा बनना चाहता है, और मेन रिएक्शन के पीछे ये है कि दोनों का काम हो रहा है, दोनों राजा के रूप में बन रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि सोडियम क्लोराइड जो बना, सोडियम क्लोराइड जो बना वो एक तरह से एग्रीगेट के रूप में है, एक मॉलिक्यूल नहीं है। इस बात का ध्यान में रखिएगा कि सोडियम क्लोराइड कोई मॉलिक्यूल नहीं है। सोडियम क्लोराइड जो हम लिखते हैं वो इनफैक्ट सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस के रूप में है, और इसको कहता है, आपके बुक में भी लिखा हुआ है कि एक एग्रीगेट के रूप में है आपका, मतलब एग्रीगेट के रूप में कि सब सोडियम आयन और क्लोरीन आयन आपस में एक जगह हो गए, और जिसके चलते एक आपका इस तरह का सोडियम क्लोराइड बन गया। मगर ये मॉलिक्यूल नहीं है, ये मान के चलिए कि दोनों अलग है। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन दोनों अलग चीज़ है, मगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के चलते एक नज़दीक आया हुआ है, और इतना नज़दीक है कि उसको हटाना आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट ऑफ द अपोजिटली चार्ज आयन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए, अब जैसे एक मैग्नीशियम का केस लेते हैं, तो मैग्नीशियम का आपका आउटर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो मैग्नीशियम क्या कर रहेगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन को हटाना चाहता है। अगर क्लोरीन लेगा तो क्लोरीन तो एक ही ले सकता है, इसलिए 2 क्लोरीन आया एक एक ले लेने के लिए,
और इस तरह जो है। तो यहाँ भी देखिए कि ये एक एग्रीगेट के रूप में है, एक मोलकुल नहीं है ये, ठीक है। और कैटायन और एनायन मिलकर एक एग्रीगेट बना रहा है, ठीक है, और जिसको कि हम मैग्नीशियम क्लोराइड बोलते हैं। The compound formed in this manner by the transfer of the electrons from a metal to non-metal are known as a ionic compound or electrovalent compound. तो इस तरह का जो एग्रीगेट के रूप में जो बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड और आयोनिक कंपाउंड जो बना, अब आप आगे देखिएगा कि इसका बिहेवियर अलग अलग है, इसका सोलबिलिटी से रिलेटेड बिहेवियर है, किस चीज़ में घुलेगा नहीं घुलेगा उसका बिहेवियर है। तो इस पर हम लोग आगे फर्दर स्टडी करते हैं। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के रूप में NaCl है, Ki है, पोटेशियम आयोडाइड, बेरियम क्लोराइड, ये सब आयोनिक कंपाउंड है। अब इसका फिजिकल स्टेट को चेक करेंगे, उसको थोड़ा सा सैंपल स्पेचुला में लेकर उसको फ्लेम पर रखकर उसका चेक करेंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट चेक करेंगे, कलर चेक करेंगे। उसके बाद वाटर में देखेंगे कि घुलता है कि नहीं, पेट्रोल में घुलता है कि नहीं, केरोसिन में घुलता है कि नहीं, ठीक है। अब उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से भी रिलेट चेक करते हैं कि अगर इसका सॉल्यूशन में अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं तो क्या करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और नेचर ऑफ कंपाउंड क्या है। तो ये आपका एक्टिविटी बुक में दिया हुआ है। इस एक्टिविटी करने के बाद इसको हम चेक करते हैं कि इसका क्या स्टेट रहता है। तो जनरल प्रॉपर्टी के रूप में आप देखिए कि फिजिकल नेचर क्या है कि जनरली ये सॉलिड और हार्ड होता है। आयोनिक कंपाउंड सॉलिड होगा और हार्ड होगा। हार्ड क्यों होगा? ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, कैटायन एंड एनायंस। तो मेन कारण ये है। और आप देखेंगे कि ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के चलते जो एग्रीगेट के रूप में जो बना है आयोनिक कंपाउंड, ये सब का फोर्स के रूप में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि जिसके चलते इसको साधारण ढंग से अगर चाहिएगा कि अलग कर लिया जाए तो मुश्किल है। तो इसलिए सॉलिड एंड हार्ड बिहेवियर शो करता है। बट क्या है कि जनरली ब्रिटल नेचर का भी है, और इसको अगर प्रेस किया जाए तो ये टूट जाता है, ब्रिटल हो जाता है। मगर एक चीज़ समझिए कि ब्रिटल होने का मतलब ये नहीं हुआ कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन अलग हुआ है, नहीं, उसका बड़ा लंप जो है वो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर ये बात समझने का कोशिश कीजिए कि चूँकि ये एग्रीगेट है, अगर कंपाउंड होता तो इस तरह से तोड़ना मुश्किल है। क्या है, सोडियम और क्लोरीन का जो आयन है एक एग्रीगेट के रूप में बनाया, इस तरह एग्रीगेट सब जमा हो रहा है और इसको हम प्रेस कर रहे हैं तो सोडियम और क्लोरीन का जो अलग अलग सोडियम और क्लोरीन, सोडियम एंड क्लोरीन, क्लोराइड, सोडियम एंड क्लोराइड, इस तरह ए अलग हो सकता है, ए ब्रिटल के रूप में हो सकता है। मगर ए जो है सोडियम एंड क्लोराइड जो है उसको अलग करना मुश्किल है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिटल के पीछे एक कारण है, हार्ड और सॉलिड क्यों है इसके पीछे कारण है। अब अदर बिहेवियर को हम लोग चेक करते हैं कि इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेरे ख्याल से आपको पता होना चाहिए।
कि मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कोई चीज़ आता है। बॉइलिंग पॉइंट भी एक स्टेट चेंज से रिलेटेड है, वो टेम्परेचर है जिस पर कि लिक्विड से गैसियस फेज में कोई चीज़ आता है। ठीक है, तो यहाँ पर इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट को चेक करते हैं तो हम पाते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है, और हाई होने के पीछे कारण क्या है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो बिकॉज द considerable amount of energy is required to break the strong interionic attraction। अब आपके बुक में एक टेबल भी दिया हुआ है, टेबल में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है, आप इसको स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप किसी और कंपाउंड के बारे में अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को सर्च करेंगे तो पाएंगे कि आयोनिक कंपाउंड से वो काफ़ी नीचे रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के रूप में आपको मिलेगा जो आयोनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड। जो आयोनिक कंपाउंड है इसको पानी में डालकर घोल लिए, केरोसिन में डालकर चेक किए, पेट्रोल में डालकर चेक किए, तो हम पाते हैं कि वाटर में तो ईजिली ये घुल जाता है, जैसे नमक आप पानी में डाले फट से घुल गया, कोई दिक्कत नहीं है। मगर वही पेट्रोल और केरोसिन में आप ज़िंदगी भर यदि स्टार करते रहें तो भी नहीं घुलेगा। और इसके पीछे मुख्य कारण जो होता है, तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ दोनों को कैटेगराइज कर दिया है कि आपका वाटर जो होता है, आगे चलकर आप पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज ना होइए, इसको पोलर बोलते हैं, और पेट्रोल और केरोसिन ये सब जो है नॉन पोलर है। तो आयनिक कंपाउंड जब भी घुलेगा तो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा। एक बात को याद रखिएगा कि आयनिक कंपाउंड जब भी घुलेगा तो पोलर में ही घुलेगा, नॉन पोलर में कभी नहीं घुलेगा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा लिटिल यहाँ पर बता देते हैं कि इनफैक्ट पोलर एंड नॉन पोलर के पीछे कारण क्या है कि जो वाटर आपका है H2O, ठीक है, तो H2O को आप देखिएगा तो आप फील करेंगे कि यहाँ पर क्या है कि ये भी एक चार्ज पार्टिकल के रूप में थोड़ा सा माने पोल बना रहा है। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत लिटिल छोटा सा चार्ज होता है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन जो है वो काफ़ी होता है, और हाइड्रोजन का शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है उसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचने के चलते लिटिल चार्ज डेवलप हो जाता है, और इसी के चलते सोडियम क्लोराइड जो है जो कि चार्ज है, तो सोडियम ऑक्सीजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और क्लोरीन हाइड्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, और जिसके चलते ये इजीली घुल जाता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कंडक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक्टिविटी में आप देखेंगे कि हम क्या किए कि एक इस तरह का सेटअप लेते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रोड हमारा बना हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोड को इस तरह इलेक्ट्रिकल सर्किट से हम जोड़ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट से जोड़ रहे हैं। तो आप देखिए कि एक नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और एक पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर नेगेटिव और एक पॉजिटिव
इलेक्ट्रोड के रूप में ये है। और एक सॉल्यूशन ले रहे हैं जिसमें कि नमक NaCl हम घोल दे रहे हैं। तो नमक घोल दिए, आपको अभी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड बात किए हैं कि वाटर में वो घुल गया और उनके जो आयंस हैं वो एक तरह से फ्री हो गए। ठीक है। अब जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि सोडियम जो है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जाता है और क्लोरीन जो है, क्लोराइड जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाता है। तो इस तरह से क्या है कि एक सर्किट के रूप में कंप्लीट हो जा रहा है और जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगता है। आइए इस पर डिस्कस कर लेते हैं। The conductions of electricity through a solution involves the movement of charged particle. A solution of an ionic compound in water contains ion which move to the opposite electrodes when electricity passes through the solution. Ionic compound in the solid state do not conduct electricity. अब यहाँ पर एक बात आई है कि क्या ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट जो है सॉलिड फेज में जब है, स्टेट में जब है, तब क्या होता है? तो नहीं होता है। ठीक है। सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज मूवमेंट ऑफ आयंस इन द सॉलिड इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू देयर रिजिड स्ट्रक्चर। अब रिजिड स्ट्रक्चर है, आयंस फ्री नहीं है कि मूव कर सके। बट आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टेन स्टेट। जब मोल्टेन स्टेट हो गया तो लूज हो गया और लूज होने से वो जब से ही हमारा दो टर्मिनल पर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आता है तो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट होने लगता है पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। So this is possible in the molten state since the electrostatic forces of attractions between the oppositely charged ions are overcome due to the heat. Thus the ions move freely and conduct electricity. तो यहाँ पर जो एक बात लिख रहा है कि ड्यू टू हीट, तो क्यों कि मोल्टेन स्टेट में तो ऐसे ही नहीं आएगा, जब तक हम हीट नहीं देंगे तब तक वो पिघलेगा नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे स्थिति में हम जो हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, उसके चलते उनके बीच का जो अट्रैक्शन का जो फोर्सेस है वो थोड़ा ओवरकम हो जाता है और उसके चलते फ्री हो जाता है, जिसके चलते कि आयंस का मूवमेंट होता है। ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक हम रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आपको इसके आगे का टॉपिक के लिए मिलेगा। हाँ, एक चीज़ है कि आप NCERT के बुक को थॉरली पढ़ते चलिए, उसके लाइन बाय लाइन को समझते चलिए। और मैं अपने वीडियो में आपके NCERT बुक के सारे सेंटेंस और वर्ड को पकड़ के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूँ। और आप अपना कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए NCERT बुक में जो भी आपका सेंटेंस है, वर्ड है, उसको ठीक से समझ लीजिए, हमारा वीडियो देखते चलिए। ठीक है। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सो दैट कि हमारा नेक्स्ट वीडियो जब भी आवे तो आपको टाइमली मिला करे। ठीक है फ्रेंड, आप अपनी तैयारी ठीक से कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।